हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेट की तैयारी जो 14 दिसंबर को होने वाला है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, बस प्रैक्टिस का टाइम बचा हुआ है और प्रैक्टिस से ही किसी भी एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। तो आप सभी दिन में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से हमारी एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है और उसके साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाते हैं क्योंकि सीटेट का पेपर काफ़ी लेंदी आता है, इसलिए बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और उनका काफ़ी क्वेश्चंस उनके छूट जाते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी क्वेश्चंस जो कि 15 नंबर में पूछे जाते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने ईवीएस की 6 थीम्स जो होती हैं उनके बारे में पढ़ा रखा है, जैसे एनिमल्स हो गया, वर्ड्स हो गया, शेल्टर हो गया, प्लांट्स हो गया, इनके बारे में डिटेल से पढ़ा रखा है। आप सभी जाके ज़रूर देखिएगा। ईवीएस की एनसीईआरटी बुक में जिन राज्यों का जिक्र किया गया है उनको डिटेल में अपनी राज्य दर्शन सीरीज़ में पढ़ाया हुआ है, तो आप सभी वहाँ से ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए हैं और फेमस पर्सनालिटी जो कि ईवीएस की बुक में जिनके बारे में बताया गया है उनको भी पढ़ाया हुआ है, तो आप सभी उनको भी बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं और एक एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा? अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करना है, असेसमेंट करना है तो कौन सा तरीका हमारा बेस्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर बी है आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर सी है गृह कार्य, ऑप्शन नंबर डी है योगात्मक कार्य। तो आप सभी बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, पोर्टफोलियो। कौन सा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चों का एक क्रमिक क्या होता है? बच्चों का एक क्रमिक कामों का संग्रह होता है जो समय के साथ सामान्य प्रगति, विकास, कौशल और सफलताओं को दर्शाता है। पोर्टफोलियो में हम बच्चों का क्या शामिल करते हैं? उनका प्रगति, विकास, कौशल और सफलताओं को क्रमवार रूप से संग्रह करते हैं और जब बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होता है तब यही पोर्टफोलियो अगले क्लास टीचर को दिया जाता है और क्लास टीचर क्या करता है? इस पोर्टफोलियो को देखकर बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी ले पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। कौन सा ऐसा है जो रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, बिल्कुल सही है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में जब कोई टीचर क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाता है तो क्या करता है, वो क्लास में ही उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ओरली बच्चों से पूछता है और बच्चों का असेसमेंट क्लास के दौरान ही कर लेता है कि बच्चों ने कितना समझा, बच्चों को कहाँ पे कठिनाई आई, इन सभी के बारे में वह क्लास में ही समझ लेता है और जान लेता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? क्लास के दौरान ही होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तुरंत ही बच्चों का आकलन करके उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको क्या किया जाता है? रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है? लर्निंग गैप्स की पहचान करी जाती है, बहुत सही है। शिक्षण में कमियों की पहचान की जाती रही है और शिक्षण में कहाँ पे कमी हो रही है इसकी भी पहचान की जाती है। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना, और इसमें क्या होता है? शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग पर जोर नहीं दिया जाता है। ग्रेडिंग और रैंकिंग के बारे में समेटिव असेसमेंट बात करता है। कौन करता है? समेटिव असेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? यानी होम असाइनमेंट जो बच्चों को दिया जाता है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, लर्निंग को बढ़ाना और नए नए अवसर उपलब्ध कराना। क्या करना? लर्निंग को बढ़ाना, उनका विस्तार करना और क्या करना? बच्चों को नए नए अवसर उपलब्ध कराना। क्या करना? नए नए अवसर उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्नलिखित चरणों का अनुपालन करे। क्या करें? निम्नलिखित चरण जो दिए गए हैं इनका अनुपालन करना है, लेकिन ये एक क्रम में नहीं लगाए गए हैं। तो किसी भी प्रश्न पत्र को बनाने का एक नियम होता है कि पहले हम क्या करते हैं
किसी भी चीज़ की रूपरेखा तैयार करते हैं। क्या करते हैं? पहले हम रूपरेखा तैयार करते हैं, देन हम क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रश्न लिखते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न लिखते हैं और उसके बाद हम करते हैं प्रश्न पत्र का संपादन। क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं। तो कौन सा क्रम हुआ हमारा? पहले हम रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हो सकती हैं? तो कौन सी तकनीकें हो सकती हैं? सारी चीज़ों को हमें प्राथमिक स्तर के अनुसार बताने हैं। किस स्तर के? प्राथमिक स्तर के अनुसार बताने हैं। पहला ऑप्शन है हमारा परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है? पर्यावरण की दृष्टि से क्षेत्र भ्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं मूर्त रूप से चीज़ों से सीख पाते हैं और उनका ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। जर्नल लिखना सही हो जाएगा। विचार मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग, तो हमारे ऑप्शन चारों सही हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर पर बताना है कि कौन सा हमारे लिए उपयुक्त संकेतक है। देखिए संकेतक क्या होते हैं? ऐसे कौशल जो हमें अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? संकेतक कहलाते हैं। ऐसे कौशल जो हमें अधिगम में सहायता प्रदान करें वो क्या कहलाते हैं? संकेतक कहलाते हैं। तो हमें बताना है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त संकेतक है। तो प्राथमिक स्तर पर हम सबसे उपयुक्त जो होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है। इसमें बच्चा अपना कॉन्सेप्ट तैयार करता है। देखिए एनसीईआरटी में टोटल 10 इंडिकेटर के बारे में बताया गया है। पर्यावरण अध्ययन में कितने इंडिकेटर? 10 इंडिकेटर के बारे में बताया गया है। और प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त कौन सा है? कॉन्सेप्ट मेकिंग या स्मरण रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? क्या बनाना है? मानचित्र बनाने और उनकी मानचित्र की समझ को विकसित करने के लिए कौन से कौशलों की आवश्यकता होती है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं ईवीएस पेडागोजी में। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। देखिए मानचित्र को समझने के लिए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ होना, अब कौन सा स्थान किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पे है, इसकी भी समझ होना बहुत ज़रूरी है। प्रतीक और स्केल मापने की समझ भी होना बहुत ही ज़रूरी है मानचित्र के लिए। तो हमारे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया, ए, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंड उसी से गर्म, उसी से ठंड उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। किसके द्वारा लिखी गई ये कहानी है? जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, उसी से ठंड उसी से गर्म। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तब वो भारत के क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? कौन सी ईवीएस क्लास की गतिविधि है? देखते हैं। चित्र पढ़ना, चित्र पढ़ना ईवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फील्ड भ्रमण ये भी है। श्याम पट्ट का उपयोग, ये हमारी तीनों ही इम्पॉर्टेंट गतिविधियाँ हैं। क्या हैं? तीनों ही हमारी इम्पॉर्टेंट गतिविधियाँ हैं। चित्रों के द्वारा बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं, फील्ड भ्रमण पर ज्ञान को स्थायी बनाते हैं और श्यामपट्ट का उपयोग करके हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य
पुस्तक की विषय वस्तु में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा गया है, बिल्कुल सही है। इसकी बात एनसीईआरटी में भी की गई है कि परिभाषाओं और व्याख्याओं पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, बच्चे की समझ को विकसित करना है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का मौका दें, उन्हें चीज़ें समझने और सीखने का मौका देना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। जहाँ भी केवल शब्द लिखा हो, ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, जहाँ भी केवल लग जाए आपको बिल्कुल कट कर देना है उस ऑप्शन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिसलेक्सिया मुख्यता की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया में कौन सा विकार होता है ये बताना है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, डिसलेक्सिया, लेक्सिया से याद रखेंगे लर्निंग, क्या याद रखेंगे, लर्निंग। डिसलेक्सिया से याद रखेंगे लर्निंग। और लर्निंग कैसे होती है, जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, हम पढ़ते हैं तभी हमें लर्न हो पाता है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तब लर्न होता है, इसलिए डिसलेक्सिया से याद रखेंगे लर्निंग। और जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तभी हमें चीज़ें याद होती हैं। तो ये विकार जो संबंधित है वो पठन कौशल से संबंधित है। किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन कौशल से संबंधित विकार है। इसे याद करने की ट्रिक है लर्निंग। अब लर्निंग कब होती है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे जितना भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे वो उतना ही सीखेंगे, तो खेल कूद से बिल्कुल दूर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना। पहले हम ये पता लगाएंगे कि समीर ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। फिर उसके बाद हम कारण को समझ लेंगे, उसके बाद समीर को क्या करेंगे, परामर्श देंगे। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों को एक नोट लिखना। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, अभिभावकों को नोट नहीं लिखना है। हाँ, अभिभावकों से हम सहायता मांग सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, घर पे कोई प्रॉब्लम है या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, इस बारे में हम पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नोट नहीं लिख सकते हैं। डी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारा सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमें बच्चे की समस्या को डायग्नोज करना है और फिर उसके ऊपर हमें परामर्श देना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखिए, तनावग्रस्त बच्चे होते हैं वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अक्सर तनावग्रस्त बच्चे आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चिड़ियाघर के भ्रमण का कौन सा उद्देश्य होना चाहिए, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आनंद और मज़ा लेने के लिए भ्रमण नहीं किया जाता है। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, जैसे रोज़ क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी शेड्यूल से पढ़ रहे हैं, तो इसकी एक रास्ता को दूर करने के लिए चिड़ियाघर का भ्रमण करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। देखिए, जब बच्चे जो होते हैं वो भ्रमण पर जाते हैं और चीज़ों को मूर्त रूप से देखते हैं, उनको फील करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, तब वो उनकी जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है, एक लंबे समय तक चलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। बिल्कुल सही है।
क्योंकि बच्चे जो जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे तो उनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खाना लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत हो जाएगा।